नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अभी जो CGPSC की परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने CGPSC की पिछली परीक्षाओं से ही लिया है। CGPSC के अलावा दूसरी कोई भी परीक्षा, चाहे वो CG व्यापम की हो या फिर आप UGC नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो या फिर आप TGT PGT, मतलब किसी भी परीक्षा में भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते होंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को जरूर काम में आएंगे। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिया है और सभी क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर मैंने लिया है, सिकंदर के गुरु कौन थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिकंदर जिसने हमारे भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, तो इसके गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और आनेसिक्रिटस। तो देखो, सिकंदर जो कि एक आक्रमणकारी था, इसका जो असल नाम था क्या था, अलेक्जेंडर। कहां का शासक था ये, यूनान का शासक था। सिकंदर यूनान का शासक था और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर अटैक किया था। और पोरस, हमारे पश्चिमोत्तर भारत का एक राजा था पोरस, इसने इस सिकंदर को कड़ी चुनौती दी थी। मतलब कि पोरस के साथ सिकंदर की लड़ाई हुई। कहां पर लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के तट पर, जिसको वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि जो झेलम नदी है उसका प्राचीन नाम वितस्ता मिलता है, तो इसको वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, जो 326 में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी। और यहां पर सिकंदर को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था पोरस को हराने के लिए, और पोरस जो है बड़ी मुश्किल से हार जाता है। और हालांकि फिर इसके बाद जो सिकंदर है पोरस को उसका राज्य लौटा देता है। एक और राजा था आम्भी, आम्भी ये कहाँ का राजा था, तक्षशिला का। ये जो है सिकंदर का स्वागत करता है, मतलब कि सिकंदर को रोकने के बजाय उसका वेलकम करता है और उसको मदद भी पहुंचाता है। तो ये दोनों का नाम भी याद रखेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, तो देखो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, ये सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सब जो है ना, जो प्राचीन यूनान है तो वहां के ये लोग दार्शनिक थे, काफी मतलब बड़े बड़े विद्वान थे। तो अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। मतलब देखो, सुकरात उसका शिष्य हुआ प्लेटो, प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु, अरस्तु का शिष्य हुआ सिकंदर। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, सुकरात का एस ले लो, प्लेटो का पी ले लो, अरस्तु का ए ले लो, स्पा, इधर फिर ए स्पेस, इस टाइप से जैसा भी आप लोग लेना चाहो। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। वहीं ये जो आनेसिक्रिटस है ना, ये सिकंदर के साथ भारत आया हुआ था। और इसके अलावा, आनेसिक्रिटस के अलावा सिकंदर के साथ 2 और विद्वान भारत आए थे। एक था अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, देखो ये पूछे गए हैं, अरिस्टोबुलस। इसके अलावा एक और नाम मिलता है नियार्कस। ये जो नियार्कस है ना, ये सिकंदर का जल सेनापति था। तो आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस और नियार्कस, ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। देखो, मैंने क्वेश्चन भले ही सरल लिया हो, लेकिन हम जो है कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन थे उसकी जो स्थापना हुई उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। मतलब ये जो मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूं ना एक वीडियो में, जिसको मैं 30 मिनट 40 मिनट में समझाता हूं आप लोगों को, तो आप लोगों एक वीडियो में लगभग आपको 10 टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, जो कि अगर मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लूं तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, तो कितने सदस्यों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, 72 सदस्यों ने। ध्यान रखेंगे, टोटल 72 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। वहीं ये जो 78 है ना, 78 संख्या आप लोगों को याद रखना है। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में जो टोटल लोग थे ना, 78 थे। मतलब कि महात्मा गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा के लिए निकले थे। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और पहले कांग्रेस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O.
ह्यूम, ये जो हैं एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे, सिविल सेवा से ये रिटायर हुए थे। तो इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की, जो कि स्थापना भी एक होना था। तो इसकी जो स्थापना और प्रथम अधिवेशन है ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में। ध्यान रखना, कलकत्ता नहीं। कलकत्ता उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1885 की स्थिति में समाप्त हो चुकी थी। 1858 में ही समाप्त कर दिया गया था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। तो 1885 की स्थिति में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो आप लोग कलकत्ता मत लगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में आयोजित हुआ था। बंबई में भी कहां? तो एक संस्कृत महाविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये जो क्या कहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसकी जो पूरी रूपरेखा है, इसके पूरे स्थापना का जो भी काम है, ये 3 लोगों का नाम आता है। एक तो सबसे जो ऊपर आता है A.O. ह्यूम, दूसरा नाम याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद एक और नाम आता है क्या नाम था, अरे उनका नाम एक और नाम आएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। अच्छा, यहाँ मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। जो रूपरेखा जिन्होंने बनाई थी ना, एक तो A.O. ह्यूम हुए और दूसरे हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन 72 सदस्यों में नहीं थे, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूपरेखा तैयार किया था, स्थापना में उनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन वो जो है प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस समय वो ना कलकत्ता में थे। उनके द्वारा एक दूसरी संस्था भी स्थापित की गई थी 1885 से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस करके, तो वो उसके काम में बिजी थे, तो इस कारण से वो इस समय यहां नहीं आ पाए थे। बाकी A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब शामिल थे। और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, W.C. बनर्जी। इनका जो पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी, इन्होंने जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको ये नाम दिया था। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहांगीर ने नूरजहां से कब विवाह किया था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन शायद ना CG व्यापम में भी पूछा था, और CG PSC का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मैंने ये CG व्यापम से ही उठाया है, और बाकी जगह भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो जहांगीर ने नूरजहां से कब विवाह किया? तो देखो, जो नूरजहां है इसका असल नाम क्या था? मेहरुनिसा था। और पहले जो इसका पति था उसका नाम था शेर अफगान, शेर अफगान। तो जो नूरजहां का पति है शेर अफगान, उसकी डेथ हो जाती है सन 1607 में। और फिर ये जो नूरजहां है, मतलब कि मेहरुनिसा, ये हो जाती है विधवा। मेहरुनिसा इसका असल नाम, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है, मेहरुनिसा इसका असल नाम था। 1607 में इसके पति शेर अफगान की डेथ हो जाती है। तो मेहरुनिसा को अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाता है। देखो, जो सलीमा बेगम है, जो कि अकबर की विधवा पत्नी थी, ये जो सलीमा बेगम है अकबर के संरक्षक बैरम खां की पत्नी थी। जब बैरम खां की हत्या कर दी गई तो उसके बाद अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, और बैरम खां का एक बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो जो अकबर थे उसने ना अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने धर्मपुत्र के रूप में पाला था। धर्मपुत्र उसको बनाया था, और उसका जो पालन पोषण है उसने किया। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना है वो बहुत बड़े साहित्यकार हुए, साथ ही साथ वो योद्धा भी थे। तो मेहरुनिसा को 1607 में सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाता है। अब देखिए, मुगल दरबार में ना एक त्यौहार मनाया जाता था, नवरोज। ये जो नवरोज त्यौहार है, ये भारत में मनाए जाने की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन, जो गुलाम वंश का शासक था ना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन, तो उसने नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था भारत में। ये जो नवरोज है मूल रूप से पारसियों का त्यौहार है।
ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। तो जो पारसियों का त्यौहार है नवरोज, इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? बलबन। और ये जो त्यौहार है मुगल भी भारत में मनाया करते थे। तो जो जहांगीर है वो नवरोज के दिन मेहरुनिशा को देखता है, और जो मेहरुनिशा थी वो निहायत ही खूबसूरत थी। तो जहांगीर जो है उसको जो है लाइक करने लगता है, और मई 1611 में निकाह कर लेता है। मई 1611। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, मई 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया, मतलब कि मेहरुनिसा से विवाह किया। और विवाह करने के बाद जो जहांगीर था उसने मेहरुनिसा को नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी। ये जो नूरजहां है, नूरमहल, ये जो है इसको दी गई उपाधि थी। 1613 में इस नूरजहां को पादशाह बेगम बना दिया जाता है। मतलब कि जो बेगमों में जो सबसे बड़ी बेगम होती है ना, जैसे कि हिंदुओं में जो राजा महाराजा होते हैं उसमें महारानी होती है, तो वैसे ही बादशाह की क्या होगी? बादशाह बेगम। तो 1613 में इसको बादशाह बेगम बना दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है, एक बार ये शायद कहीं पूछा था कि जो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, उसने जो ये जो नूरजहां थी ना, इसका एक भाई था आसफ खां, उसकी बेटी से कब विवाह किया? तो नूरजहां का भाई कौन? आसफ खां। अब देखिए नूरजहां का विवाह हो गया 1611 में। तो ये जो आसफ खां था ये पहले से ही मुगल दरबार में काम करता था, लेकिन पहले इसका जो पोस्ट था ये छोटा था, लेकिन नूरजहां से विवाह करने के बाद इसका जो ओहदा है बढ़ा दिया जाता है। और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ये भी बेहद खूबसूरत थी, अर्जुमंद बानो बेगम। तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से शासक बनेगा, तो 1612 में खुर्रम का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से कर दिया गया। कब? 1612 में। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को खुर्रम अर्थात शाहजहां ने आगे चल करके मुमताज महल की उपाधि दी, और इसी के स्मृति में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो 1611 में पिता ने विवाह किया किससे? नूरजहां से। और 1612 में बेटे का विवाह होता है नूरजहां के भाई की बेटी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1451 में। 1451 में लोदी वंश की स्थापना हुई थी। बाकी जो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये भी लोदी वंश के शासक थे। लोदी वंश में मात्र 3 शासक हुए। सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद हुआ सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ, क्योंकि इब्राहिम लोदी के समय ही 1526 में मुगल बादशाह बाबर का आक्रमण होता है। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। एक चीज ये भी याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। पानीपत के युद्ध में मारा गया था। और पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था, तुल्यगमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ था, और बाबर जो है जीत जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ये कौन था? आलम खां लोदी। ये जो आलम खां लोदी है ना, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था, मतलब कि सिकंदर लोदी का भाई था और बहलोल लोदी का बेटा था। कौन? आलम खां लोदी। अब ये जो आलम खां लोदी है अपने भतीजे इब्राहिम लोदी से बड़ा चिढ़ता था, तो इसने ना आलम खां लोदी ने बाबर को स्पेशली इनवाइट किया था। बाबर जो कि उस समय काबुल का शासक था, ध्यान रखेंगे, काबुल पर इसने 1504 में अधिकार किया था। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था, वही शासन कर रहा था। तो जो आलम खां लोदी है और पंजाब का एक गवर्नर था दौलत खां लोदी, तो ये सब मिलकर के इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को काबुल से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाती हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो इन्विटेशन दिया गया था ना, इसमें राणा सांगा का भी नाम आता है। जो मेवाड़ के शासक थे ना राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को आमंत्रित किया था। तो राणा सांगा, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, इन्होंने जो है बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आमंत्रित किया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश थे ना, 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो उनकी स्थापना कब हुई, वो कब से कब तक शासन किए, कौन संस्थापक था, तो ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5 राजवंश कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 में। ये प्रथम है,
प्रथम था 1206 में पहला जो है दिल्ली सल्तनत का राजवंश स्थापित होता है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। कब तक चला? 1290 तक। 1290 में दूसरे राजवंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश। किसने स्थापना की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो 1290 से ये चलता है आपका 1320 तक। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। और ये जो तुगलक वंश है 1320 से 1414 तक चला था। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक यही तुगलक वंश के शासक थे। लगभग इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया था। पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया था, तो तुगलक वंश 94 वर्ष, और सबसे कम तो खिलजी वंश जिन्होंने 30 वर्ष शासन किया था। अब तुगलक वंश के बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश, इसका संस्थापक था खिज्र खां। और ये जो सैयद वंश है ये 1414 से 1451 तक चला था। और 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, जो कि 1526 तक चलेगा। तो इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1206 से 1526 तक, लगभग 320 वर्ष के अंदर 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे निम्न रेजिमेंट में सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो कि 1857 में विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो इनका संबंध था 34वीं रेजिमेंट से। देखिए पूरा किस्सा क्या था वो मैं बताता हूं आप लोगों को। तो जो मंगल पांडे है ना, ये 34वीं रेजिमेंट जो कि बंगाल के बैरकपुर में थी, बंगाल के बैरकपुर में थी 34वीं रेजिमेंट, तो इसी में सिपाही थे मंगल पांडे जी। अब इस समय 1757 के आसपास में क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना में नए कारतूस लाए गए। मतलब कि उस समय टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो नए प्रकार के कारतूस जो है सेना में शामिल किए गए। और इनका जो है सेना में क्या होता है, कोई भी नया हथियार आता है या फिर पुराने भी हथियार होते हैं ना, तो उसको समय समय पर चला के देखा जाता है कि भाई सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको जो है सैनिकों को दिया गया कि भाई आपको जो है ये कारतूस अब यूज करना है। अब जो है इन नए कारतूसों सॉरी माफी चाहूंगा, तो ये जो नए कारतूस दिए गए थे इनके संदर्भ में ऐसी बात बताई गई थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब चूंकि हमारे जो भारतीय जो सैनिक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए काम करते थे, तो वो उनके लिए, हिंदुओं के लिए गाय जो है पवित्र चीज है, उसके मांस का भक्षण करना, उसको छूना, ये मतलब उनके धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। वहीं जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए हराम मानी जाती है, उसको वो लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसे में ये लोग गाय और सूअर की चर्बी लगे वाले कारतूस का प्रयोग कैसे करेंगे? उस टाइम पे क्या होता था, कारतूस को ना चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। उसका जो ढक्कन होता था, छिलका होता था, जो भी होता था, उसको जो है मुंह से, दांत से खोलना पड़ता था। तो मुंह से कैसे लगाएंगे गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ कारतूस को? तो बाकी सब तो चुप थे, लेकिन जो मंगल पांडे थे उन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। मतलब कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं जो हूं इस कारतूस को प्रयोग नहीं करूंगा, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। और जो दूसरे सैनिक थे उनको भी आह्वान किया कि तुम भी आओ मेरे साथ। और ऐसा कहा जाता है कि मंगल पांडे ने जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी हत्या भी कर दी। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मृत्युदंड दे दिया जाता है। कब? 8 अप्रैल 1857 को। और इसी के कुछ समय बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से वहां के जो सैनिक है वो लोग विद्रोह कर देते हैं और वो लोग फिर आगे चल करके दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और विद्रोह की शुरुआत होती है। वैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 से आरंभ होना तय किया गया था। लेकिन जो सैनिक थे ना, उनकी जो सहने की क्षमता थी वो जो है कम होती जा रही थी। क्योंकि देखो जो मंगल पांडे था उसने बोला भाई मैं चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करूंगा, तो उसको जो है मार दिया गया। उसके बाद जो मेरठ के जो सैनिक थे ना उनको भी वही कारतूस दिए गए। तो कई सारे सैनिकों ने मना किया और उनको जो है दंडित किया गया। और फिर बाद में फिर बाकी जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के विषय में, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा,
मंगल पांडे का जो विद्रोह था ये कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। बैरकपुर में ना इससे पहले भी एक सैन्य विद्रोह हुआ था। मैंने बताया है जब हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के विषय में पढ़ रहे थे, एमहर्स्ट, इसके विषय में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कब से कब तक? 1824 से 26 के बीच। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दो तरफ से सेनाएं बर्मा के लिए भेजी गई। एक तो उत्तर पूर्व के स्थल मार्ग से और दूसरा बंगाल की खाड़ी से अर्थात समुद्री रास्ते से। तो समुद्री रास्ते से जो सेना भेजी जानी थी वो बैरकपुर की छावनी से भेजी जानी थी। अब जैसे ही सैनिकों को पता चला, बैरकपुर के सैनिकों को, कि उनको समुद्र के रास्ते बर्मा जाना है, तो कई सारे सैनिकों ने इस चीज का विरोध किया कि हमारे धर्म में समुद्र को लांघ करके उसको पार करना मना है, तो हम लोग जो है समुद्र को पार करके बर्मा नहीं जाएंगे। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और बाद में इनके विद्रोह को बुरी तरह से कुचल भी दिया गया। तो ये 1824 में हुआ था बैरकपुर का विद्रोह, और इसी बैरकपुर में आगे चल करके फिर मंगल पांडे ने उसने फिर विद्रोह किया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सब चीज ना एक दूसरे से लिंक करती है, आप लोगों को ऐसे ही लिंक करके पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार ये भी पूछा गया है, द इंडियन ओपिनियन निकाला जाता था। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा गया था, तो जैसे पूछा था मैंने वैसे ही ले लिया है। द इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र है, तो ये किसके द्वारा निकाला जाता था ये आपको बताना है। तो सीधा मैं आंसर बता देता हूं, महात्मा गांधी जी द्वारा इस समाचार पत्र को निकाला जाता था। इसके संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। सबसे पहला चीज कि द इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा निकाली जाती थी? महात्मा गांधी जी द्वारा। कब निकाली गई थी, मतलब कब से शुरू हुआ था? तो 1904 में। अब भाई 1904 में महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन निकाला, तो ये समाचार पत्र उन्होंने भारत से तो नहीं निकाला होगा, क्योंकि ये 1904 की स्थिति में कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये जो समाचार पत्र है दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान है डरबन। कौन सा स्थान है? डरबन। और इस डरबन में ही महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम, ध्यान रखेंगे, फिनिक्स आश्रम, ये भी पूछा गया है फिनिक्स आश्रम कहां पर है? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो सन 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित फिनिक्स आश्रम से महात्मा गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। और इसके जो संपादक थे ना वो कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर इसके संपादक थे। नजर, मनसुख लाल नजर इसके संपादक थे, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस समाचार पत्र के विषय में पूछा जाता है, ये जो समाचार पत्र है द इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। एक बार किसी पेपर में ये पूछा भी था कि द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज था हिंदी, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। दूसरा गुजराती, जो कि महात्मा गांधी जी की मातृभाषा थी, गुजराती। तीसरा अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे, कई सारे लोगों को अंग्रेजी भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं आती थी। मतलब जो अंग्रेज थे ना, कई सारे अंग्रेज, वो भी महात्मा गांधी जी के समर्थक थे, तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और जो अंग्रेज अधिकारी हैं जो महात्मा गांधी के समर्थक हो या ना हो, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना भी अनिवार्य था। बाकी हिंदी भाषा में, ताकि भारत में ये पहुंच सके, गुजराती भाषा में, ताकि महात्मा गांधी जी के जो स्टेट है, मतलब गुजरात है, वहां के लोग भी समझ सके। इसके बाद जो चौथा जो भाषा है उसको ना बहुत सारे लोग मतलब हटा देते हैं कि भाई इस भाषा में तो नहीं छपता रहा होगा, इस टाइप से गलत कर देते हैं। तो जो चौथी लैंग्वेज थी वो थी तमिल। तमिल भाषा में भी ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसका कारण क्या था कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन है, मतलब गांधी जी जहां रहते थे, तो वहां पर बहुत सारे तमिल भाषी लोग रहा करते थे। तो उनकी सुविधा के लिए यह जो समाचार पत्र है द इंडियन ओपिनियन, तो ये जो है तमिल भाषा में भी प्रकाशित किया जाता था। ध्यान रखेंगे, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका के डरबन के फिनिक्स आश्रम से 1904 में प्रकाशित करना शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा,
यहाँ बाल गंगाधर तिलक से मुझे याद आ रहा है कि बाल गंगाधर जी तिलक की दो समाचार पत्र हैं, एक तो केसरी और मराठा, और इनको ना समाचार पत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के लिए 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा में जो मांडले है ना, वहाँ जो जेल था वहाँ भेज दिया गया था। 1914 में इनको रिहा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो देखो, शेर शाह सूरी और हुमायूं दोनों के बीच भयंकर युद्ध चला था। कई सारे युद्ध लड़े गए थे। तो इन दोनों के बीच जो अंतिम निर्णायक युद्ध था वो आप लोगों को बताना है, जिससे मतलब पूरा फैसला हो गया कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अपना शुरू, इस टाइप से। तो जो चौसा का युद्ध था ये हुआ था 1539 में। इसमें ना हुमायूं बुरी तरह से हार गया था, और ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं ने एक भिस्ती की सहायता से बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। भिस्ती जो कि एक कारीगर होता है, तो उसकी सहायता से इसने जो है अपनी जान बचाई थी। और ये भी कहा जाता है कि इसने ना जो हुमायूं था उसने उस भिस्ती को एक दिन के लिए मुगल साम्राज्य का बादशाह भी बनाया था, क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी। तो ये हुआ था 1539 में, और ये निर्णायक सिद्ध नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके बाद भी हुमायूं की जो सत्ता है वो बनी रही। इसके बाद दूसरा युद्ध दिया हुआ है चुनारगढ़ का युद्ध। देखो, जो चुनारगढ़ का युद्ध है ना, ये युद्ध नहीं था, ये चुनारगढ़ का घेरा था। मतलब युद्ध होना था लेकिन हो नहीं पाता है। ये कब की बात है? 1532 में। 1532 की बात है। जो शेर शाह सूरी है वो चुनारगढ़ के किले में अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। चुनारगढ़ बिहार में है, बड़ा ही इसको मजबूत किला माना जाता था उस समय में, जो कि शेर शाह सूरी के अधिकार में था। और जो हुमायूं है वो चुनारगढ़ के किले को घेर के बैठ जाता है, और घेरा जो है काफी लंबा चलता है। और जो शेर शाह सूरी है यहाँ पर कूटनीति का सहारा लेते हुए सरेंडर कर देता है, हुमायूं की एक प्रकार से अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जो हुमायूं है यहाँ पर शेर शाह सूरी को क्षमा कर देता है, उसको उसका जो भी क्षेत्र वेत्र होता है उसको वापस कर देता है। ये हुमायूं की बहुत बड़ी गलती भी माना जाता है, और शेर शाह सूरी की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी मानी जाती है। क्यों? देखो, जो शेर शाह सूरी था ना, उस समय 1532 की स्थिति में शेर शाह सूरी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अगर वो यहाँ हुमायूं के साथ लड़ता, युद्ध करता, तो शेर शाह सूरी वहीं पर समाप्त हो जाता। लेकिन उसने कूटनीति का सहारा लिया, क्योंकि उसको समय चाहिए था। उसने जो है हुमायूं के सामने मतलब बोला कि भाई मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है, और जो हुमायूं है वो वापस चला गया, और इधर शेर शाह सूरी चुपके चुपके तैयारियों में लग गया, अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग गया। और फिर जो चौसा का युद्ध है उसमें फिर हुमायूं को हरा दिया। तो ये भी निर्णायक नहीं हुआ, ये भी निर्णायक नहीं हुआ। तीसरा है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो कि कन्नौज क्षेत्र में हुआ था। कन्नौज में एक स्थान है बिलग्राम, वहां पर, तो इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। ये युद्ध हुआ था 1540 में, और यही युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में जो हुमायूं है वो अंतिम रूप से शेर शाह सूरी से हार जाता है, और हुमायूं को अपना जो दिल्ली है, मतलब कि इस क्षेत्र में उसका जो भी साम्राज्य था, उसको छोड़ करके भागना पड़ता है। शुरू में वो सिंध जाता है, फिर पंजाब में वहाँ के जो राजपूत शासक थे उनके यहाँ शरण लेता है, और वहीं पर फिर उसके बेटे अकबर का भी जन्म होता है। और इसी भागा भागी के दौर में उसने अकबर की माता हमीदा बानो बेगम से विवाह भी किया था। और जब वो पंजाब में राजपूत शासक महाराजा छत्रसाल के यहाँ ठहरा हुआ था, तो वहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बिलग्राम का युद्ध ये जो है निर्णायक सिद्ध हुआ, और हुमायूं को जो है शेर शाह सूरी से अंतिम रूप से हार स्वीकार करनी पड़ी, भारत से उसको भागना पड़ा। बाद में फिर वो जो है अपनी शक्ति को फिर से एकत्र करता है, और फिर से वो अटैक करता है। तो ये जो सरहिंद का युद्ध दिया है ना, अच्छा, सरहिंद के युद्ध के पहले एक और युद्ध हुआ था। ये 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध के पहले एक और युद्ध हुआ था, जिसको मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये भी 1555 में हुआ था। तो क्या था कि जो शेर शाह सूरी था उसने 1540 से 1545 तक शासन किया, अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, सुगठित किया। लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे उतने योग्य नहीं थे। उसके द्वारा जो साम्राज्य प्राप्त किया गया था मुगलों से, उसको वो लोग जो है बनाए रखने में सफल नहीं हो पाते हैं। और जब हुमायूं पश्चिम में जो काबुल वाबुल है उस तरफ अपनी स्थिति को जब सुदृढ़ कर लेता है, और जब वो भारत में नजर डालता है कि जो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी हैं वो तो बिल्कुल भी अब अयोग्य है, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो 1555 में
हुमायूं जो है अपनी सेना के साथ भारत में अटैक करता है और मच्छीवाड़ा में अफगानों को परास्त कर देता है। देखो, जो शेरशाह सूरी था वो अफगान था और शेरशाह सूरी को ही पुनः अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, या दूसरे अफगान साम्राज्य का संस्थापक। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को वो हरा देता है और अंतिम रूप से सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद जो कि पंजाब में था, तो पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद के युद्ध में जो भी बचे खुचे अफगान थे, जिसमें सिकंदर सूर भी आता है, तो ये सब जो है अंतिम रूप से हार जाते हैं और फिर से दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है? हुमायूं का अधिकार हो जाता है। हालांकि वो जो है 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है 1556 में। वो दीन पनाह महल जो कि एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और लुढ़क करके उसकी मौत हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रम याद रखेंगे। माफी चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पानीपत के युद्ध को भी ले लूँ तो देखो, सबसे पहले आपका पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध के बाद आपका आएगा चुनारगढ़ का युद्ध या चुनारगढ़ का घेरा। इसके बाद आएगा चौसा का युद्ध, फिर आएगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध के बाद आएगा आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध के पश्चात आएगा सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद के युद्ध के बाद फिर से पानीपत का दूसरा युद्ध। तो ये आप लोग क्रम याद रखिएगा। अक्सर ना ये जो युद्ध है इनका क्रम पूछा जाता है, कौन सा युद्ध पहले हुआ फिर कौन सा हुआ, इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे, मैंने इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म से संबंधित प्रथम संगीति का आयोजन कहां हुआ था? देखिए, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियों का आयोजन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगीतियों का आयोजन हुआ था। 2 संगीतियां हुई थी, बौद्ध धर्म में तो 4 हुई थी, जैन धर्म में मात्र 2 हुई थी, 2 संगीतियां। तो जो प्रथम जैन संगीति है वो कहां आयोजित हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। देखो, राजगृह, यहां पर तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आपका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। इस समय जो है पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो शासक में याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, स्थान पाटलिपुत्र, समय 322 ईसा पूर्व। राजवंश याद रखेंगे आपका मौर्य वंश। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र, ये भी पूछा जाता है। स्थूलभद्र ये जो है अध्यक्ष थे। एक और व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, भद्र बाहु, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भद्र बाहु अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये जो प्रथम जैन संगीति है, यहाँ पर जो जैन लोग हैं ना, उनमें थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। और इस एक तरफ होते हैं स्थूलभद्र, दूसरी तरफ होते हैं भद्र बाहु। दोनों के बीच जो है मतभेद हो जाता है। मतभेद के बाद जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दिगंबर कहलाए वो बिना वस्त्रों के ही रहते थे, अर्थात निर्वस्त्र। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, ये प्रथम जैन संगीति में विभाजन हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करें द्वितीय जैन संगीति की, तो ये हुआ था 512 में वल्लभी में। कहां पर? 512 ईस्वी। पहला वाला ईसा पूर्व था, अभी वाला ईस्वी। वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। तो यहां पर 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इस समय अध्यक्षता की थी देवाधी क्षमा श्रवण ने। शासक का नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शासक का नाम यहां पर आप लोगों को याद नहीं रखना है। देवाधी क्षमा श्रवण, ये नहीं आएगा, श्रवण, देवाधी क्षमा श्रवण। इसने जो है 512 में द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। और इसमें ना जैन धर्म संबंधी जो भी ग्रंथ हैं, जिनको आगम कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है, आगम, तो इनका जो है अंतिम रूप से संकलन किया गया था। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे जैन संगीतियों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो आंग्ल मराठा युद्ध के समय में बहुत सारी संधियां हुई थी। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। और इस पर ना मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जितनी भी संधियां हुई थी भारत के शासकों के साथ, चाहे वो मैसूर के साथ हो, चाहे मराठों के साथ हो, सिखों के साथ हो, नेपाल के साथ हो, बर्मा के साथ हो, तो उन तमाम संधियों को मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, पूरा संधि। तो आप लोग उसको देखिएगा, पूरा संधि आप लोगों को एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं
कि कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो देखो, जो सूरत की संधि है ये तो है भैया, पुरंदर की संधि भी है, बड़गांव की संधि भी है, सालबाई की संधि भी है, लेकिन जो पूना की संधि है ना, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, इसका संबंध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इन संधियों के बारे में देख लेते हैं। तो जो सूरत की संधि थी, ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनता है। क्या था कि जो रघुनाथ राव है, जिसको राघोबा भी बोला जाता है, ये जो है ना जो क्या कहते हैं पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उसके छोटे भाई थे रघुनाथ राव, और बाजीराव प्रथम के बेटे थे रघुनाथ राव, और ये जो है पेशवा बनना चाहते थे। लेकिन जो बालाजी बाजीराव थे, जिनकी मृत्यु 1761 में हो गई थी पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के बाद, तो बालाजी बाजीराव के बाद से ही रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। लेकिन बालाजी बाजीराव के जो उत्तराधिकारी थे माधव राव, फिर उसके बाद नारायण राव, फिर माधव राव, नारायण राव, तो ये लोग जो है पेशवा बनते जाते हैं, और जो राघोबा है वो साइड होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है क्रोध बढ़ती चली जाती है, और जो राघोबा है रघुनाथ राव, ये अंग्रेजों के पास चला जाता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेज जो है इसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसको सैनिक वैनिक मुहैया करवाते हैं, और फिर राघोबा जो है अपना अंग्रेजों की सैन्य सहायता लेकर के पूना पर अटैक कर देता है। तो सूरत की संधि किनके बीच हुई थी? रघुनाथ राव उर्फ राघोबा और अंग्रेजों के बीच। तो ये आपका जो है 1775 में हुआ था। क्रम भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो दूसरी संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, वो था पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 1776 में। देखो, एक जो पुरंदर की संधि है जो हुई थी 1665 में, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुआ था ना पुरंदर की संधि 1665 में, तो वो अलग है, उसको भी आप लोगों को याद रखना है। और ये पुरंदर जो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, मतलब कि पुरंदर जो स्थान था वहां दो संधियां हुई थी, एक 1665 में और एक 1676 में, ध्यान रखेंगे। तो 1676 में हुआ क्या था कि जो सूरत की संधि के बाद राघोबा ने पूना पर अटैक कर दिया था अंग्रेजी सेना की सहायता से, तो जो ब्रिटिश सेना है उसको हार का सामना करना पड़ता है, और मराठों के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1776 के पुरंदर की संधि में जो अंग्रेज हैं वो मराठों की शर्त मान लेते हैं कि वो भविष्य में कभी भी रघुनाथ राव की सहायता नहीं करेंगे। तो यहां पर अंग्रेजों की हार होती है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध जारी रहता है, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, जो आला अधिकारी होते हैं ब्रिटेन में बैठे हुए, वो लोग इस पुरंदर की संधि को नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम सूरत की संधि को ही मानेंगे, और युद्ध जारी रहता है। आगे चल करके बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी। 1779 79 इसमें जो है बड़गांव की संधि हुई थी। इसके बाद सालबाई की संधि होती है 1782 में। कब? 1782 में फाइनल ये हुआ था, मतलब आखिरी आंग्ल जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो इसी सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था 1782 में। कई बार पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो 1782 के सालबाई की संधि से। ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1775 में शुरू हुआ था, और कब खत्म हुआ? 1782 में। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1803 से 1806 तक चला था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला था। ये जो पूना की संधि है ना, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसमें ना ये 1817 में ये संधि हुई थी, पूना की संधि। किसके बीच? पूना के जो पेशवा थे, उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय वो पेशवा था। तो उसने ना अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, और संधि की शर्तों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी जो अंग्रेजों ने पेशवा द्वारा मनवा लिया था, वो ये थी कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग रहा है। तो जो पूना की संधि जो कि 1817 में हुई थी, इसी संधि से मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी थी, और इसी के साथ जो मराठा संघ है वो समाप्त हो गया था। लेकिन वो अलग अलग वो थे, नागपुर था अलग, इंदौर था अलग, होलकर था अलग, आपका ग्वालियर अलग था, गायकवाड़ अलग था, वो सब थे। लेकिन अब जो है जो पूना का जो पेशवा है इसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इस तरह से मराठा संघ कब टूटा? तो पूना की संधि से 1817
1713 में। इसके बाद फिर ना जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, उसका फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई होता है पूना की संधि के बाद, और उसमें पेशवा की हार होती है। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है उसको सीधा उसके पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, और उसको जो है कहाँ भेज दिया जाता है, कानपुर के निकट बिठूर। पद को तो पूना की संधि से ही समाप्त किया गया था, लेकिन पूना में ना पेशवा को रहने दिया जा रहा था, लेकिन जब वो युद्ध में हार जाता है तब उसको कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया जाता है, जहां 1853 में उसकी डेथ हो जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्लैक होल की घटना से कौन संबंधित था। देखो ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल एक भूगोल का भी एक टॉपिक है ना, कि आसमान में जो अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल होता है, तो वैसे ही ब्लैक होल की घटना से कौन संबंधित था ये आपको बताना है। लॉर्ड क्लाइव, हालवेल, ये नहीं होना था, हालवेल, डुप्ले, नवाब सिराजुद्दौला। तो देखो जो अपना जो ब्लैक होल की घटना है ना, ये बंगाल से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, 1857 से संबंधित है, बंगाल के 1857 से संबंधित है। जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसके कुछ महीने पहले की ये घटना है। तो क्या हुआ था देख लेते हैं। देखिए क्या था, एक मिनट, यहां मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ब्लैक होल की घटना में। तो देखो ये जो ब्लैक होल की घटना है, प्लासी के युद्ध के, मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। तो इससे एक वर्ष पहले की ये घटना है, ब्लैक होल की घटना। देखिए मैं शुरू से आप लोगों को बताता हूँ, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। हालवेल, हालवेल जो है इस ब्लैक होल की घटना से संबंधित है। इसी ने ही इस ब्लैक होल की घटना को पूरी मतलब दुनिया में प्रसारित किया कि भाई ऐसी कोई घटना घटित हुई। क्या थी ये घटना, मैं बताता हूँ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसके ठीक एक वर्ष पहले देखिए क्या था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच 3 लड़ाइयां हुई थी, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस समय भय था कि जो फ्रांसीसी हैं वो बंगाल में अंग्रेजों की जो बस्ती है कलकत्ता, वहां पर अटैक कर सकते हैं, ऐसा अंग्रेजों को भय था। और इसी डर से अंग्रेज जो हैं कलकत्ता पर किलेबंदी कर रहे थे, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, ताकि फ्रांसीसी आए तो उनसे बचा जा सके। तो जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको जब पता चला कि अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे हैं, तो ये जो है बोलते हैं कि भाई तुम किलेबंदी नहीं कर सकते। अच्छा, यहां एक और चीज ध्यान रखेंगे, बंगाल में ही ना एक दूसरा नगर था, चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है फ्रांसीसियों की बस्ती थी, और फ्रांसीसी भी चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे। तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के अंग्रेजों को और चंद्रनगर के फ्रांसीसियों को, दोनों को बोला कि भाई तुम किलेबंदी नहीं कर सकते। जो फ्रांसीसी थे वो मान गए, किलेबंदी उन्होंने रोक लिया, लेकिन जो अंग्रेज थे उनके कानों में जू भी नहीं रेंगा, और वो जो है कलकत्ता की किलेबंदी करने में लगे रहे। अब जो है नवाब सिराजुद्दौला, इनको आ जाता है गुस्सा। अब ये क्या करते हैं, कलकत्ता पर अटैक कर देते हैं। 15 जून 1756 में कलकत्ता को घेर लिया जाता है। 15 जून 1756 में कलकत्ता को घेर लिया जाता है, और 5 दिन के अंदर ही, देखो 15 जून 1756 को कलकत्ता में घेरा डाला गया, और 5 दिन बाद अर्थात 20 जून 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा, नवाब सिराजुद्दौला द्वारा। और जो अंग्रेज थे ना, वो कलकत्ता छोड़ करके भाग जाते हैं, किसी तरह से वो अपना जान बचा करके निकल लेते हैं। हालांकि बहुत सारे अंग्रेज वहां पकड़ भी लिए जाते होंगे, सब तो नहीं भाग सकते ना, तो कुछ पकड़ लिए भी जाते हैं। तो अब जो है 20 जून 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब नवाब सिराजुद्दौला क्या करता है, मानिक चंद इसको कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंप देता है कि भाई तुम देखो। और जो नवाब सिराजुद्दौला है वो फिर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। तो ये 20 जून 1756 में मुर्शिदाबाद वापस लौट जाता है। तो यहां से शुरू होती है अब ब्लैक होल की घटना। तो मानिक चंद इसको जो है 20 जून 1756 में कलकत्ता की जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई तुम जो है कलकत्ता को देखो। अंग्रेज भाग गए हैं, कुछ अंग्रेज जो हैं बंदी बना लिए गए हैं, जो कलकत्ते में रखे गए हैं। तो अब यहां पर ये जो हालवेल है, कुछ दिन बाद ये बोलता है कि जो सिराजुद्दौला है, मतलब कि बंगाल के नवाब के आदेश पर इस 20 जून 1756 की रात्रि को, मतलब कि जिस दिन कलकत्ता पर अधिकार हुआ था 20 जून, ये डेट आप लोगों को याद रखना है, 20 जून 1756
1756। तो 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार हुआ, मानिकचंद को सौंप दिया गया। तो इसी 20 जून 1756 की रात्रि को हालवेल के अनुसार 146 अंग्रेजों को, जिसमें पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थी, तो टोटल 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में, जिसका साइज बताया गया है 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा, 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा। तो ये याद रखना है आप लोगों को, 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा एक कमरा था। तो इसमें टोटल 146 अंग्रेज पुरुष, स्त्री, बच्चे, इनको जो है बंद कर दिया जाता है। सोचो, 18 फुट लंबा है कमरा और मात्र 14.10 फुट चौड़ा है। तो इसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया। कब? 20 जून 1756 की रात को। और जब अगले दिन दरवाजा खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग जीवित बचे। और हालवेल बोलता है कि इन 23 बचने वालों में एक मैं भी था, ये ऐसा बोलता है। तो इस घटना के संदर्भ में जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके उस टाइम पे प्रसारित किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि नवाब सिराजुद्दौला को किसी तरह से भी बदनाम किया जाए, कि बंगाल के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ के जो अमीर लोग हैं, वो भी बंगाल के नवाब का पक्ष न ले। तो इस उद्देश्य से इस घटना को प्रसारित किया गया था। मतलब अंग्रेज बोलते हैं कि ऐसी घटना हुई थी, ये सत्य घटना है, हमारे अंग्रेज साथियों को इस तरह से छोटे से कमरे में बंद करके मारा गया और 23 लोग उसमें से बचे थे, ये बोला जाता है। जबकि जो भारतीय इतिहासकार है वो इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो पता नहीं ये सत्य है या असत्य है, बस अंग्रेजों की तरफ से बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये जो हालवेल है ना, जब रॉबर्ट क्लाइव 1760 में जब उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, क्योंकि 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में रहा, और 1760 में जब वापस इंग्लैंड चला जाता है तो हालवेल को स्थानापन्न गवर्नर बनाया गया था, जब तक कि अगला गवर्नर न आ जाए। और हालवेल के बाद कौन आया था गवर्नर के रूप में? वेंसी टाट, जिसके समय में 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।